नाओफुमी इवातानी एक एवरेज कॉलेज एनिमे लवर जो कि अपने माँ बाप के पैसों पर अपने छोटे बिगड़े हुए भाई का ख्याल रखता है। अब जिंदगी खास मजे दे तो नहीं रही थी और इसी चक्कर में पैसे कम पड़ते ही नाओफुमी एक लाइब्रेरी में एनिमे नॉवेल्स ढूंढने निकल जाता है, जहाँ एक किताब पर उसकी नजर पड़ती है जिसका नाम था 4 हीरोज वेपन मैनुअल। उसकी कहानी 4 योद्धाओं यानी हीरोज पर बेस है जिनके पास अलग अलग हथियार हैं, जैसे कि एक भाला, धनुष, शील्ड और स्वॉर्ड। पर शील्ड के बारे में जैसे ही देखना चाहता था लेकिन वो सारे पन्ने खाली थे। तभी इस अधूरी कहानी को पूरे करने के चक्कर में नाओफुमी टेलीपोर्ट हो जाता है उसी दुनिया में जो कि अब शील्ड हीरो बन चुका था। वहाँ के लोग उन्हें बुलाने के बाद उनसे मदद की भीख मांगने लगते हैं उनकी दुनिया को बचाने के लिए। नाओफुमी और बाकी 3 हीरोज हैरान थे कि ये हो क्या रहा है, लेकिन तुरंत ही बाकी 3 हीरोज मान जाते हैं अगर वो इसके कुछ पैसे देंगे तो। बुलाने वालों के पास अब कोई रास्ता तो था नहीं, तो वो उन सबको राजा के पास ले जाते हैं। चारों महल को देखते हुए किंग मेलरोमैक्स से मिलते हैं जो कि उनका नाम जानना चाहता था। स्पीयर हीरो यानी भाले वाले हीरो का नाम था मोतोयाशु। रेन तलवार वाला यानी शॉर्ड हीरो था। इत्सुकी धनुष यानी वो वाला हीरो है, लेकिन नाओफुमी का नाम वो किंग इग्नोर मार देता है, जिससे नाओफुमी को बुरा लगता है कि यार ये तो गजब बेइज्जती है। फिर भी वो अपना नाम बताता है, लेकिन किंग को उसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। किंग अपनी दुनिया के खतरे के बारे में बताना शुरू करता है, जो कि वेव्स के फॉर्म में इंटरडायमेंशनल पोर्टल्स खुलते हैं और उनमें से काफी सारे मॉन्स्टर्स बाहर निकलते हैं, जो कि बाहर निकलते ही तबाही मचाना स्टार्ट करते हैं और इसीलिए उन 4 हीरोज की उन्हें जरूरत है। हीरोज जिनके पास 4 लेजेंडरी वेपन्स हैं वही अब इन वेव्स के खतरे से उन्हें बचा सकते हैं, लेकिन इसके बदले में बाकी 3 हीरोज कुछ इनाम चाहते थे। मतलब वो लोग फ्री में करने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थे, जिसे देखते हुए किंग्स उन्हें इस दुनिया के हीरोज का टैग और महल के ऐशो आराम ऑफर करता है। लेकिन तभी किंग बोलता है कि वो अभी जिस लेवल पर हैं वो एक वेव का भी खतरा नहीं झेल पाएंगे, जिसके लिए उन्हें अपना लेवल्स बढ़ाना पड़ेगा। तभी किंग अगली सुबह के लिए उनके लिए साथी ढूंढने का बोलता है, जो कि अच्छे एडवेंचर होने के साथ साथ उनकी टीम में अलग अलग रहेंगे, जिसके उनके साथ एडवेंचर करने से और मॉन्स्टर हंट करने से उनका लेवल भी बढ़ेगा और वेव्स का खतरा वो झेल पाएंगे। चारों के आराम का प्रबंध किया जाता है, वो भी एक ही रूम में, जहां वो लोग बात करते हैं कि वो लोग कहां से आए हैं और कई सवालों के बाद उन्हें पता चलता है कि वो लोग हैं तो जापान से, लेकिन ये जापान अलग अलग दुनिया का है। शुरुआत में वो लोग अपने मैजिक स्टेटस के बारे में बात करते हैं, जिसका नाओफुमी को अता पता ही नहीं था कि ये होता क्या है। बाकी 3 हीरोज कोई ना कोई ऐसा गेम खेल चुके थे जिसका कॉन्सेप्ट इस दुनिया से मैच करता था, लेकिन नाओफुमी उसमें भी पीछे था क्योंकि वो एक किताब के जरिए यहाँ आया था। तीनों हीरोज बताते हैं कि चाहे कोई भी दुनिया हो, कोई भी गेम हो, लेकिन एक शील्ड हीरो सबसे बड़ा लूजर हीरो होता है। लेकिन फिर भी नाओफुमी हिम्मत करके इस बुरे से टैग के साथ भी कुछ न कुछ अच्छा करने का सोच रहा था। अगली सुबह 12 एडवेंचरर टीम में हिस्सा लेने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन नाओफुमी को साथ देने के लिए कोई तैयार नहीं था, क्योंकि कल रात जो उनके रूम में उसके लूजर होने की बातें की गई थी वो अफवाहें बनकर फैल चुकी थी और अब उसकी टीम कोई ज्वाइन नहीं करना चाहता था। लेकिन ये देखकर नाओफुमी परेशान हो जाता है कि यार कोई तो टीम में आओ। वो बाकी हीरोज से एक शेयर करने को बोलता है, लेकिन कोई भी तैयार नहीं था। तभी मोतोयाशी की पार्टी में से एक लड़की जिसका नाम माइनी होता है, वो अपने से नाओफुमी को ज्वाइन करती है। चारों हीरोज को उनकी 1 मंथ की पॉकेट मनी दी जाती है, जिसमें सबसे ज्यादा नाओफुमी को दी गई थी 800 सिल्वर कॉइंस, क्योंकि वो वीक है। बाकी सबको 600 मिलते हैं। राजा 500 सिल्वर कॉइंस हर महीने को देने को बोलता है। माइनी नाओफुमी को सबसे पहले शहर में जाकर एक ब्लैक स्मिथ जिसका नाम एर्नार्ड होता है उसके पास ले जाती है, जहाँ वो 100 सिल्वर कॉइंस में नाओफुमी के लिए कपड़े लेते हैं। तभी वहाँ उसे पता चलता है कि वो अपनी शील्ड के अलावा किसी और हथियार को टच नहीं कर सकता, अगर कोशिश करेगा तो उसे झटके लगेंगे। नाओफुमी कासल के बाहर यानी महल के बाहर एक फील्ड में ऑरेंज बलून से मिलता है, जो कि छोटे छोटे मॉन्स्टर थे जिन्हें मार कर वो अपना लेवल्स बढ़ा सकते हैं। लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद वो बड़ी मुश्किल से एक को ही मार पाता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अदर हीरोज बहुत आसानी से बहुत सारे मॉन्स्टर को मार पा रहे थे। पूरा दिन बलून्स को पंच करने के बाद नाओफुमी जान जाता है कि वो इन मॉन्स्टर्स की स्किन को अपनी शील्ड को खिला सकता है, जिससे वो कई सारे शील्ड के अलग अलग वर्जन्स खोल सकता है। शाम होते ही नाओफुमी और माइनी टाउन में वापस जाते हैं। माइनी एर्नार्ड की दुकान से सबसे महंगा 600 सिल्वर कॉइंस का सेट खरीदती है आर्मर और तलवार के साथ, जिसमें वो नाओफुमी को ये बात बोलकर मना लेती है कि वो बहुत जल्दी ताकतवर होकर और पैसे बना देगी। होटल में वापस आने के बाद वो सबसे बढ़िया खाना ऑर्डर करते हैं। माइनी उसे वाइन पीने के लिए फोर्स करती है, लेकिन नाओफुमी मना करके सोने चला जाता है। रात में सोने से पहले वो कुछ पैसे सील्ड में सेव करके रख लेता है, क्योंकि सिर्फ 200 ही सिल्वर कॉइंस उसके पास बचे थे और महीना पूरा बाकी था। अगले दिन
नाओफुमी उठकर देखता है तो हैरान था कि उसके कपड़े, पैसे, आर्मर सब कुछ चोरी हो चुका है। माइनी को देखने जाता है, लेकिन तभी नाओफुमी को रॉयल गार्ड्स पकड़कर राजा के पास ले जाते हैं, जहां बाकी के 3 हीरोज पहले से मौजूद थे। नाओफुमी पर इल्जाम लगा था कि उसने कल रात नशे की हालत में माइनी का रेप किया है, जिससे बचने के लिए माइनी स्पेयर हीरो मोतोयाशी के पास रोते हुए गई, जो कि उसका वही आर्मर और ड्रेस पहने हुए था जो कि नाओफुमी का था। राजा उसे गुनहगार मान चुका था और मौत की सजा देता है, लेकिन नाओफुमी की बात ना तो सुनी जा रही थी और न ही कोई समझना चाह रहा था। लेकिन माइनी रोते हुए नाओफुमी को देखकर हंसने लगती है। मतलब साफ था कि ये सब एक जाल था नाओफुमी के लिए। उस पर रेप का इल्जाम लगाना और उसके सारे चीजें चुराना, ये सब एक साजिश का हिस्सा था। नाओफुमी इन सब का सबूत मांगता है, जिस पर एक नाइट आकर दिखाता है कि माइनी के कुछ कपड़े उसे नाओफुमी के रूम से मिले हैं, लेकिन नाओफुमी बोलता है कि वो जब वो उठा था तब वो वहाँ पर ये सब कुछ नहीं था। इन सब से परेशान होकर नाओफुमी उसे वापस अपनी दुनिया में भेजने को बोलता है, लेकिन राजा ऐसा नहीं कर सकता था। सारे हीरोज तब तक वापस नहीं जा सकते जब तक वो हीरोज वेव्स को ना रोक दें, और वो नए हीरोज को भी नहीं बुला सकते जब तक कि पुराने हीरोज मर ना जाएं। राजा बोलता है कि उसकी सजा ये है कि वो तब तक इन वेव से लड़ेगा और उसे कोई भी मदद नहीं मिलेगी राजा की तरफ से, और ये अफवाहें सारे देश में फैला दी जाएंगी कि नाओफुमी एक रेपिस्ट है। अब ना इज्जत, ना ताकत और ना पैसा, सब हारने के बाद वो गुस्से में गार्ड को धक्का मारकर महल से बाहर निकलने लगता है, लेकिन उससे पहले वो शील्ड में छुपे हुए पैसे फेंक कर मोतोयाशी से बोलता है कि यही चाहिए था ना तुम्हें, लो डाल लो इन्हें जहाँ डाल सकते हो, और ये सारा तुम लोगों ने पहले से ही प्लान किया था ना। वहां से निकलकर नाओफुमी एनार्ड से मिलता है, जो कि उसे गुस्से में मारने वाला था उन अफवाहों को सुनकर, लेकिन नाओफुमी की आंखों में एक सच्चाई को देखकर रुक जाता है। वो नाओफुमी को कुछ कपड़े और आर्मर देता है, जिसके पैसे नाओफुमी बाद में लौटाने को बोलता है। गुस्से से भरा हुआ नाओफुमी अपना गुस्सा फील्ड के उन बलून मॉन्स्टर्स पर निकालता है, लेकिन पूरी रात में वो बस लेवल 2 पर ही पहुंच पाया था। अगली सुबह नाओफुमी इन मॉन्स्टर्स की स्किन को एक दुकान पर बेचने का सोचता है। शुरुआत में वो मर्चेंट यानी व्यापारी नाओफुमी को कम पैसे देने का सोच रहा था, क्योंकि वो अब बदनाम हो चुका था अपनी अफवाहों के लिए, लेकिन नाओफुमी भी अब अच्छा बनकर थक गया था और अपने कोड से उन बलून वाले मॉन्स्टर को जिंदा दिखाता है, जिसमें वो उस मर्चेंट यानी व्यापारी का चेहरा बंद कर लेता है, और जब तक वो खोलने को तैयार नहीं था जब तक कि वो उसके पैसे सही से ना दे दे। अब सीधा मासूम और प्यारा नाओफुमी मर चुका था और एक नए विलन टाइप हीरो का जन्म हो चुका था। पैसा लेकर जैसे ही निकलता है उसे पता चलता है कि जो खाना वो इतने प्यार से खाता था उसे अब उसमें टेस्ट आना बंद हो गया है। 2 हफ्तों के बाद और 2 लेवल अप होने के बाद नाओफुमी परेशान हो गया था कि वो एक लूप में फंस गया है कि वो वीक है तो अटैक नहीं कर सकता, क्योंकि शील्ड उसे तलवार या किसी और हथियार को चलाने नहीं देती, और जब तक वो मॉन्स्टर्स को मारेगा नहीं वो ताकतवर बनेगा नहीं, जिसका मतलब लेवल भी बढ़ेगा नहीं, और वो उन वेव से सामना कर कर यहाँ से नहीं निकल पाएगा। वो फंस चुका था। तभी एक ग्रुप उसके पास आकर बोलता है कि हम तुमको ज्वाइन करना चाहते हैं, जिससे वो उसे अकेले में लाकर लूट सके। लेकिन नाओफुमी ये बात पहले से ही समझ गया था, क्योंकि अब धोखा खा के आदत जो हो गई थी, और वो उन सबको अच्छे से पीट देता है। तभी एक अजीब सा छोटा सा आदमी उसके पास आता है, जो कि उसे इस परेशानी का सॉल्यूशन देने आया था, क्योंकि ये धोखेबाज मेंबर्स से अच्छा है कि वो कोई मैजिक से बंधी हुई एक स्लेव खरीद ले, जो कि उसका ऑर्डर चाहकर भी तोड़ नहीं सकती। वो आदमी असल में एक व्यापारी था स्लेव्स का, जहां वो इंसानों को छोड़कर सारे डेमी ह्यूमंस यानी आधे इंसानों को स्लेव बनाकर बेचता था। सारे स्लेव्स देखने के बाद और अपना बजट को देखते हुए नाओफुमी की नजर एक छोटे से रकून डेमी ह्यूमन पर जा चुकी थी, जो कि बीमार दिख रही थी। हालांकि वो छोटा व्यापारी बेलकस नाओफुमी को और अच्छे बेहतर डेमी ह्यूमंस दिखाने में लगा हुआ था, जो कि इस राज्य में इलीगल नहीं है, लेकिन ह्यूमंस को स्लेव रखना इलीगल है। पर नाओफुमी को पहली बार में ही वो रकून बजट फ्रेंडली लग चुकी थी और स्लेव ट्रेडर उसे बेच देता है। उस स्लेव का नाम रेफ्टेलिया है, जिस पर बेलकस मैजिक से नाओफुमी का ब्लड यूज करके उसे ऑर्डर फॉलो करने के लिए तैयार कर चुका था। नाओफुमी एरहार्ड यानी ब्लैक स्मिथ के पास जाता है, जहां उसकी स्लेव को देखकर वो बोलता है कि तुम अच्छे काम नहीं कर रहे हो नाओफुमी, अंत बहुत बुरा होगा तुम्हारा। लेकिन बातें इग्नोर करके नाओफुमी उस स्लेव के लिए कुछ कपड़े और छोटा सा चाकू लेता है। फील्ड में जाकर वो उन बलून मॉन्स्टर से उसे लड़वाता है, उसे सिखा रहा था कि कैसे इनसे लड़ना होता है, और उसे अपने टीम मेंबर बना चुका था, जिससे अगर रेफ्टेलिया जितने मॉन्स्टर्स को मारेगी उसका तो लेवल बढ़ेगा ही, लेकिन टीम में होने की वजह से नाओफुमी का भी लेवल बढ़ेगा, जिससे उसे माइनी की याद आ जाती है। लेकिन वो ये सब सिखा कर रेफ्टेलिया के साथ डिनर करने जाता है। उसके बाद वो उसकी बीमारी की दवाई बनाता है जंगल में, जिससे उसका इलाज हो सके। बातें करते हुए रेफ्टेलिया जान जाती है कि नाओफुमी एक शील्ड हीरो है, जिससे उसे याद आता है कि उसके फादर बताते थे लेजेंडरी हीरो शील्ड हीरो के बारे में, और वो बोलती
बोलती है कि वो डेमी ह्यूमंस के काफी अच्छे दोस्त होते हैं। अगले दिन नाओफुमी देखता है कि वो मेडिकल शॉप ओनर को अपनी कलेक्ट की हुई दवाइयां बेच सकता है, क्योंकि फर्स्ट वेव जो आई थी हीरोज से पहले उससे दवाई की डिमांड मार्केट में बढ़ चुकी है, जो कि बिजनेसमैन के लिए प्रॉफिटेबल है। कुछ दिनों तक शिकार करके राफ्टेलिया नाओफुमी का बॉन्ड अच्छा हो गया था, जिससे सेटिस्फाई होकर नाओफुमी उसे खेलने के लिए एक छोटी सी बॉल भी दिलाता है, जिससे वो फ्री टाइम में खेल सके। उसे अच्छे अच्छे स्नैक्स खिलाना, बुरे सपनों से उसे कंफर्ट फील कराना, ये सब नाओफुमी का बॉन्ड अच्छा कर रहा था, क्योंकि भले ही वो कितना भी बुरा दिखाने की कोशिश करे लेकिन अंदर से बहुत अच्छा था। और वो समझता है कि ये शिकार ताकत बढ़ाने के लिए करते हैं, जिससे वो आने वाली वेव्स का सामना कर सके। लेकिन जबकि वो अटैक नहीं कर सकता लोगों पर, तो राफ्टेलिया को उसके लिए लड़ना पड़ेगा और इन मॉन्स्टर्स को मारना पड़ेगा, और बदले में वो उसका गार्जियन यानी प्रोटेक्टर बनेगा। एरहार्ड भी अब देख रहा था कि राफ्टेलिया को अब चाकू की नहीं बल्कि एक तलवार की जरूरत है। दोनों रियूटे ब्लेज की तरफ निकलते हैं कुछ व्यापार करने के लिए, लेकिन उन्हें पता चलता है कि यहाँ की जो कोल माइंस हैं उनमें बेहिसाब कीमती मिनरल्स हैं, लेकिन वो जगह मॉन्स्टर से बड़ी पड़ी है फर्स्ट वेव के आने के बाद। अब ना तो हीरोज और ना ही महल के गार्ड्स दोनों ही मदद नहीं कर रहे इनको हटाने में। माइन में जाने से पहले नाओफुमी रोफ शील्ड को एक्टिवेट करके चेक करता है कि शायद इसकी उसे जरूरत पड़ेगी, और एयर स्ट्राइक शील्ड को भी चेक कर लेता है, जिससे एक बैरियर बन जाता है मनचाही जगह पर। तुरंत ही अंदर जाते ही वो लोग जाते हुए उन मिनरल्स तक पहुंच चुके थे। नाओफुमी और राफ्टेलिया जैसे उन्हें निकालने वाले थे, पर सामना उनका 2 सर वाले ब्लैक डॉग मॉन्स्टर से हो जाता है, जिसे देखकर राफ्टेलिया को वही ब्रीड वाला सेम मॉन्स्टर याद आ जाता है जिससे उसके माँ बाप को मारा था। लेकिन उससे दूर बचते हुए नाओफुमी डिसाइड करता है कि उन्हें अब इसकी जान लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये पीछा करना छोड़ ही नहीं रहा है। जब तक नाओफुमी उसे रोकने में लगा था, वो डॉग नाओफुमी के शोल्डर पर काट लेता है, लेकिन राफ्टेलिया अपने डर की वजह से उसका सामना नहीं कर पा रही थी। नाओफुमी की जब बात उस तक नहीं पहुंचती तो वो स्लेव मार्क का यूज करता है और उसे ऑर्डर देता है, जिससे वो ना चाहते हुए भी उससे लड़ने के लिए तैयार थी। लेकिन फिर भी उसके बचपन की वो याद उसकी सबसे बड़ी रुकावट बन चुकी थी। लेकिन नाओफुमी चिल्लाता है कि वो अगर इससे लड़ेगी नहीं तो वो उसके कोई काम की नहीं और वो उसे छोड़ देगा, जिसे सुनकर वो सबसे ज्यादा डर जाती है और वो हिम्मत करके चाकू से डॉग पर हमला करती है। वो 2 बार हमला करती है, जिससे डॉग मॉन्स्टर की मौत हो जाती है, लेकिन नाओफुमी घायल हो चुका था। राफ्टेलिया उसे कंफर्ट देती है और उसे वो पहली बार उसके नाम से बुलाती है, जिससे उनके रिश्ते की नई शुरुआत हो चुकी थी। रेस्टोरेंट में आकर राफ्टेलिया अपने बच्चे वाले खाने से एक व्हाइट फ्लैग निकालती है, जिस पर नाओफुमी रेड डॉट बना देता है, जिससे उसे याद रहे कि वो इस मतलबी दुनिया को छोड़कर अपने दुनिया जापान जाना चाहता है। नाओफुमी और राफ्टेलिया लगातार 2 हफ्तों से मॉन्स्टर का शिकार करने में लगे हुए थे। वहीं नाओफुमी ने बहुत सारे शील्ड के वर्जन अनलॉक कर लिए थे, जो कि उसने अलग अलग मॉन्स्टर की स्किन खिलाकर अनलॉक किए थे। तभी राफ्टेलिया एक बच्ची से जवान खूबसूरत लड़की बन चुकी थी, लेकिन एक पोर्क्यूपाइन मॉन्स्टर से लड़ते वक्त नाओफुमी घायल हो चुका था। उसके बाद राफ्टेलिया के साथ वो अपना आर्मर अपग्रेड कराने ले जाता है, जिससे वो आने वाले खतरों से बच सके। एरहार्ड से बात करते वक्त वो ब्लैक स्मिथ देखता है कि नाओफुमी ये समझ ही नहीं पा रहा है कि राफ्टेलिया कितनी यंग एडल्ट बन चुकी है, जबकि हर जगह उसके खूबसूरती के चर्चे हैं, क्योंकि वहाँ के लोग छोटी और क्यूट चीजों को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। लेकिन एरहार्ड से बात करने के बाद वो दोनों एक कस्टम आर्मर डिजाइन करने का ऑर्डर देते हैं। दुकान से वापस आकर वो जैसे ही डिनर ऑर्डर करते हैं राफ्टेलिया के लिए, वो आम दिनों की तरह उससे बच्चों वाला खाना ही ऑर्डर करता है। लेकिन राफ्टेलिया बोलती है कि वो अब बच्ची नहीं रह गई है, तो वो बड़ा वाला खाना खा सकती है। उधर ब्लैक स्मिथ को दिया हुआ ऑर्डर पूरा करते ही एक शानदार बारबेरियन आर्मर तैयार था, जिसमें नाओफुमी किसी विलन से कम नहीं लग रहा था, पर बहुत कूल था। लेकिन उसे अब नहीं पता था कि आगे आने वाली वेव्स कब और कहां पर आएगी, जिसे सुनकर एरहार्ड बताता है कि उसे एक रेड आवर ग्लास के पास जाना होगा, जो कि ड्रैगन्स के टाइम से है, जिसमें समय का पता चलता है कि अगली वेव्स कब आएगी, और अपने आप ही वो हीरोज और उनके टीम मेंबर्स को उस लोकेशन पर टेलीपोर्ट कर देता है। इतनी इन्फॉर्मेशन सुनकर नाओफुमी टावर में जाकर रजिस्टर करने जाता है, जहां उसकी मुलाकात बाकी 3 हीरोज और उनकी टीममेट से हो जाती है। मोतयाशी बिना टाइम वेस्ट किए राफ्टेलिया के साथ फ्लर्ट करना शुरू कर चुका था और नाओफुमी को धमकी देता है कि इसके साथ तो कुछ गलत नहीं करना, जिसके लिए वो फालतू में ही बदनाम है। गुस्सा होकर नाओफुमी अपने साथी को लेकर वहां से निकल जाता है, जहां वो अगली वेव के आने का इंतजार कर रहा था। वेव्स के आने से पहले राफ्टेलिया बोलती है नाओफुमी से कि आपसे मिलना मेरे लिए एक सपना सा था, और वो अपनी लॉयल्टी नाओफुमी के लिए जाहिर करती है और बोलती है कि मैं आपकी स्वॉर्ड हूँ, जहाँ वो जाएगा वो उसके साथ जाएगी, और उसका ये वादा था नाओफुमी से। अब जैसे ही आवर ग्लास की आखिरी रेत का टुकड़ा नीचे गिरता है, ड्रैगन आवर ग्लास जैसे ही पलटता है, सारे हीरोज उनके साथियों के साथ रियूटे विलेज के बाहर टेलीपोर्ट हो चुके थे। लेकिन नाओफुमी देखता है कि ये विलेज खाली नहीं किया गया है, यहाँ अभी लोग हैं
और नाइट्स के पास इतना टाइम नहीं है कि वो विलेज को प्रोटेक्ट कर सके, और अगर उन विलेजर्स को बाहर नहीं निकाला गया तो सब मारे जाएंगे मॉन्स्टर्स के हाथों से। अब डायरेक्ट वेव के मेन मॉन्स्टर बॉस से लड़ने की जगह पर राफ्टेलिया के साथ वो विलेज के लोगों को प्रोटेक्ट करने का सोचता है, लेकिन तभी उस विलेज पर बी मॉन्स्टर्स का अटैक हो चुका था। दोनों लोग अलग अलग हो जाते हैं। राफ्टेलिया विलेजर्स को निकालने में मदद कर रही थी और नाओफुमी जितना हो सके उतने मॉन्स्टर्स को अपनी तरफ खींच रहा था। वो भागते हुए एक लकड़ी के टावर पर चढ़ जाता है, जिससे वो मॉन्स्टर्स उसका पीछा करने में लगे हुए थे, लेकिन वो पूरा टावर को आग लगा देता है और वहां से कूद जाता है, जिससे काफी सारे मॉन्स्टर्स मर गए थे। लोगों की मदद करने के बाद लोगों के अंदर नाओफुमी के लिए एक इज्जत बन चुकी थी, भले ही कितनी भी अफवाहें उनने उसके बारे में गलत क्यों न सुनी हो, जिसे देखकर कुछ विलेजर्स और राफ्टेलिया नाओफुमी का साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद बैकअप आ गया था। मेलरोमैक राज्य की नाइट्स वहां आ गए थे, लेकिन वो बिना सोचे समझे आग से हमला करने लगते हैं, बिना ये देखे कि उसमें कुछ इंसान भी फंसे हुए हैं, और इसी क्रॉस फायर में शील्ड हीरो और बाकी विलेजर्स फंस चुके थे। गुस्से में राफ्टेलिया नाओफुमी के लिए उन नाइट्स के कैप्टन पर हमला कर देती है, जिससे उसका लॉयल वाइस कैप्टन उसे बचा लेता है। नाओफुमी बोलता है कि ये सब छोड़ो, हमारे साथ इन लोगों को बचाओ, लेकिन कैप्टन कुछ हायर रैंक्स नाइट्स के साथ डिसाइड कर चुका था कि वो शील्ड हीरो जैसे हीरोज के साथ नहीं लड़ता और बाकी 3 हीरोज के पास निकल जाता है। लेकिन वाइस कैप्टन और एक जवान ऑफिसर बाकी लोअर रैंक नाइट्स के साथ उसकी मदद करने के लिए तैयार थे, और अब वो तैयार थे मॉन्स्टर का सफाया करने के लिए। बचे 3 हीरोज साथ मिलकर उस वेव के बॉस मॉन्स्टर को मार चुके थे, जिससे मॉन्स्टर आना बंद हो गए थे और वेव धीरे धीरे खत्म हो जाती है। वो तीनों हीरोज इसका इनाम लेने के लिए महल की तरफ निकलते हैं, लेकिन सारे विलेजर्स नाओफुमी के दिल से शुक्रगुजार थे, क्योंकि उनको उसने अपनी जान पर खेलकर बचाया था। राफ्टेलिया का कहना था कि आज बहुत से बच्चे अनाथ होने से बच गए, जैसे वो हो गई थी, जिसे सुनकर नाओफुमी हाँ बोलता है और उसके सर पर हाथ रखता है, जिससे वो इमोशनल हो जाती है। सेकेंड वेव के खत्म होते ही राज्य के महल में जश्न मनाया जा रहा था, जहाँ सारे हीरोज मौजूद थे, लेकिन नाओफुमी अकेले में बैठकर बड़बड़ा रहा था राजा के बुरे बर्ताव के बारे में, क्योंकि किंग ने सारे क्रेडिट बाकी 3 हीरोज को दे दिए थे, लेकिन वो बस अपनी पेमेंट लेने आया था, उसे इस पार्टी से घंटा मतलब नहीं था। बाकी लोग भी उस पर ध्यान नहीं दे रहे थे। नाओफुमी अपना स्टेटस चेक करता है, जिसमें अब उसके पास एक नया फीचर अनलॉक हो गया था, अपने मेंबर्स के साथ टेलीपोर्ट करने का, जिसका इस्तेमाल वो अगली वेव के आने पर करेगा। तभी वो देखता है कि नाइट का कैप्टन बड़ी बड़ी बातें फेंकने में लगा हुआ है और वो लोगों को बता रहा है कि कैसे उसने एक बड़ा सा मॉन्स्टर हराया, लेकिन रियलिटी में वो बस नाओफुमी को छोड़कर वहां से चला गया था। स्पीयर हीरो मोतोयाशु भी सुंदर नोबल लड़कियों से घिरा हुआ था, जिसमें से कुछ उसके साथ शादी करना चाहती थी, लेकिन माइनी के होते हुए ये नहीं हो सकता। मोतोयाशु का ध्यान तभी राफ्टेलिया पर जाता है, जिससे वो बात करने की कोशिश करता है, लेकिन माइनी उसे रोक लेती है, जिसके बारे में नाओफुमी और राफ्टेलिया दोनों ही अनजान थे। तभी माइनी मोतोयाशु के कान में कुछ बोलती है। राफ्टेलिया नाओफुमी के पास जाकर उसके लिए कुछ खाने का बोलती है, लेकिन वो मना कर देता है कि वो यहाँ पर कुछ भी चीज नहीं खाएगा, और वैसे भी उसे अब उस धोखे के बाद खाने में टेस्ट आना बंद हो गया था और अपने नेक्स्ट वेव के लिए चीजें पढ़ने लगता है। हालांकि नाओफुमी के मना करने पर भी राफ्टेलिया थोड़ा सा केक उसके लिए ले आती है और अपने हाथों से उसे खिलाती है, जिसे देखकर मोतोयाशु की जल रही थी, और तभी वो अपना ग्लव उसके सामने फेंक देता है, जिसका मतलब था कि एक 1-to-1 डुअल फाइट का चैलेंज। पूरा रूम शांत हो गया था, लेकिन नाओफुमी बिना भड़के हुए शांत था। मोतोयाशु बोलता है कि उसे पता है कि राफ्टेलिया उसकी स्लेव है, जो कि उसके हिसाब से गलत है, और वो उसे आजाद करने को बोलता है अगर वो इसमें जीता तो। नाओफुमी उसे बोलता है कि ये मेरा मैटर है, तो इससे दूर रहो, और वैसे भी ये सिर्फ तुम्हारा मानना है कि ये गलत है, लेकिन इस राज्य में स्लेव रखना लीगल है। लेकिन फालतू में ही मोतोयाशु अपने पर्सनल एजेंडा के चलते हुए बातों को खींचता है कि हम जहाँ से आए हैं वहाँ ये गलत है, और वैसे भी एक हीरो को ये शोभा नहीं देता, जिस पर रैन और इत्सुकी भी हैरान थे कि अब नाओफुमी टीम में स्लेव रखने लगा है। नाओफुमी पूछता है कि उसको क्या मिलेगा अगर वो जीतेगा। मोतोयाशु बोलता है कि फिर तो जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहेगा, लेकिन नाओफुमी मना कर देता है कि फिर तो कोई मतलब ही नहीं बनता। नाओफुमी राफ्टेलिया के साथ वहां से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन एक गार्ड उसे रोक लेता है। तभी वहां का एक तरफा और एक तरफ बोलने वाला राजा एंट्री मार देता है और बोलता है कि मैंने सब सुन लिया है, और वो नाओफुमी को फिर से दोषी मानकर बोलता है कि अब तो नाओफुमी अंदर से गलत हो चुका है। जब राफ्टेलिया को समझाने की कोशिश करती है कि वो अपनी मर्जी से नाओफुमी के साथ है, तो उसे पकड़कर उसका मुंह बंद कर दिया जाता है और उस राज्य के सोल्जर्स उसे नाओफुमी से अलग कर देते हैं। किंग बोलता है कि राफ्टेलिया शायद उस स्लेव मार्क की वजह से मजबूर है और इसीलिए वो नाओफुमी की मदद कर रही है। गुस्से में नाओफुमी राफ्टेलिया को ताकत से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसे बहुत से गार्ड उसका रास्ता रोक लेते हैं और बोलते हैं कि वो तभी उससे वापस ले सकता है जब वो लड़ाई में जीतेगा। तभी माइनी फिर से शील्ड हीरो के
टॉन्ट मारने लगती है और सभी को याद दिलाती है कि नाफूमी ने क्या क्या गलत किया था और सारी पब्लिक उसकी बुराई करना स्टार्ट कर देती है। पूरी सभा मोतोयाशु के फेवर में थी, लेकिन नाफूमी फिर से वही दर्द महसूस कर रहा था जो वो पहले कर चुका था और वो फिर से इन झूठे लोगों का शिकार बन गया था। ऊपर से वो लड़ भी नहीं सकता क्योंकि तलवार या किसी हथियार को शील्ड छूने नहीं देती। लेकिन अब फाइट का टाइम हो गया था। सब लड़ाई के मैदान में तैयार हो जाते हैं। मोतोयाशु यानी स्पीयर हीरो जो कि 22 लेवल ज्यादा है नाफूमी से, अपनी ताकत की डींगे मारता है और बोलता है कि वो अब तैयार है लड़ाई के लिए। लेकिन नाफूमी उसकी बातों से नहीं डरता और लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। सारे मूव से शील्ड हीरो आसानी से रोक पा रहा था। नाफूमी ने कुछ ही पलों में अपनी ताकत साबित कर दी थी, भले ही वो अटैक नहीं कर पा रहा था। उसके सारे अटैक्स लाइट मेटल शील्ड से रुक जाते हैं और वो बोलता है कि स्पीयर कभी भी शील्ड को नहीं तोड़ सकती। जब स्पीयर हीरो सबसे पावरफुल अटैक केओस स्पीयर इस्तेमाल करता है तो थोड़ा सा नुकसान नाफूमी पर होता है, लेकिन वो इससे भी बच गया था और इसका फायदा उठाते हुए वो उस पर अटैक कर देता है। अब उसके पास कोई हथियार तो था नहीं, लेकिन वो बलून मॉन्स्टर हमेशा अपने पर्दे के अंदर रखता था, तो वो उन्हें उस पर छोड़ देता है और लगातार शील्ड के अलग अलग वर्जन का यूज करके वो स्पीयर हीरो को हराने पर मजबूर कर रहा था। स्पीयर हीरो उसे मॉन्स्टर का यूज करने से मना करता है क्योंकि ये सही लड़ाई नहीं होगी, लेकिन स्पीयर हीरो को एयर शील्ड से नॉकआउट करके नाफूमी बोलता है कि अभी तो बहुत से बलून मॉन्स्टर बाकी हैं दोस्त, और वो शील्ड प्रिजन का इस्तेमाल करके हीरो के साथ उन मॉन्स्टर्स को उस प्रिजन शील्ड में बंद कर देता है, जिससे वो मॉन्स्टर उसे खाने में लगे हुए थे। किंग मेलोमैक और उसके नोबल्स माइनी सब हैरान हो गए थे शील्ड हीरो की ताकत को देखकर, और बाकी दोनों हीरो रेन और सुकी तो सच में उसका लोहा मान चुके थे और बोलते हैं कि ये काफी स्मार्ट है और काफी ताकतवर हो गया है। लेकिन तभी कुछ बिके हुए नोबल अचानक से नाफूमी को गलत बोलने लगते हैं कि इसने गलत तरीका यूज किया है। अचानक से पूरा मैदान का माहौल नाफूमी के विरोध में हो गया था और वो लोग चिल्लाने लगते हैं कि ये जीत नहीं सकता अगर ये मॉन्स्टर का इस्तेमाल नहीं करता और ये पक्का हार जाएगा। लेकिन नाफूमी जैसे ही अपना लास्ट अटैक यूज करने के लिए शील्ड प्रिजन को हटाता है, उस पर अचानक से एक विंड मैजिक का अटैक होता है जो कि माइनी ने छुप कर किया था, जिससे मोतोयाशु को थोड़ा सा टाइम मिल जाता है और वो एक खतरनाक लाइटनिंग अटैक नाफूमी के ऊपर कर देता है, जिससे वो गिर जाता है। अब सारी ताकत नाफूमी की खत्म हो चुकी थी और तभी मोतोयाशु चिल्लाने लगता है कि मैं जीत गया। नाफूमी बोलता है कि ये चीटिंग है, सबने देखा है, उस पर मैजिक का अटैक हुआ था, लेकिन कोई भी मतलब एक भी ऑडियंस का बंदा ये बोलने को तैयार नहीं था कि ये गलत है, और बस यही सुनने को मिलता है कि वो एक लूजर है। तभी माइनी और किंग सभी को याद दिलाने लगते हैं कि नाफूमी कितना बेकार और बुरा है, उसे नहीं सुनना चाहिए, और वो लोग ये फाइट का रिजल्ट ग्राउंड में आकर डिक्लेयर कर देते हैं कि मोतोयाशु जीत गया है। माइनी फिर से अपने फेवरेट बंदे के साथ खड़े होकर एक बार फिर नाफूमी को धोखा दे चुकी थी और बहुत शान से टॉन्ट मारती है कि वो अब इससे फिर से अकेला हो जाएगा और उसकी बुरी किस्मत पर हंसने लगती है। राजा स्पीयर हीरो को कांग्रेट्स करता है कि उसने बहुत अच्छा काम किया है और बोलता है कि उसकी बेटी वैसे भी अच्छे साथी ही चुनती है, जिससे ये पता चल जाता है कि माइनी असलियत में प्रिंसेस मेल्टी मेलरॉक है जो कि किंग की बेटी है। माइनी तुरंत अपने बाप के पास जाती है और बोलती है कि वो तो बस इस दुनिया को बचाना चाहती है, लेकिन स्पीयर हीरो को हैरानी होती है कि नाफूमी ग्राउंड के बीच में अभी भी खड़ा है, लेकिन वो किंग को थैंक्स बोलता है कि उसकी वजह से शील्ड हीरो के गलत काम रुक गए। नाफूमी शौक में था कि वो शुरुआत से ही इस साजिश का हिस्सा था। माइनी जो कि रॉयल फैमिली से है, उसका मेरे पास आना बस अपने फेवरेट हीरो को एक अच्छा हीरो बनाने के लिए उसने उसको बुरा बनाया, जिसके लिए उसने अपनी ताकत और अपने पिता किंग का साथ यूज किया। राजा के खिलाफ कोई राज्य में बोल नहीं सकता, इसीलिए यहाँ की ऑडियंस भी वही करती है जो कि राजा या कहें बेटी के प्यार में अंधा बाप कहता है। माइनी, अरे नहीं, प्रिंसेस माइनी का कभी मन था ही नहीं कि नाफूमी का साथी बने। वो तो बस नाफूमी के भोलेपन का फायदा उठाना चाहती थी और उसका मतलब सिर्फ नाफूमी को नीचा दिखाकर एक रेपिस्ट या गलत इल्जाम लगाना ही नहीं था, बल्कि वो लोगों के अंदर ये बात बिठाना चाहती थी कि वो इतना बुरा है कि वो मदद के काबिल भी नहीं है। और ऐसा हुआ भी। किंग मेलोमैक भी इसी साजिश के साथी थे और इसीलिए वो पहले दिन से ही शील्ड हीरो को पसंद नहीं करते थे और उसने उसके रूम से सारे सबूत मिटाने के लिए अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल भी किया था। लेकिन ये लड़ाई ये भी बस उनके प्लान का एक स्टेप थी, जिसमें माइनी मोतोयाशु को जिताकर उसकी झूठी शान और बढ़ाना चाहती थी और उसने स्पीयर हीरो के कान भरे कि कैसे एक बेचारी स्लेव गर्ल जो कि नाफूमी जैसे रेपिस्ट के साथ रह रही है, और असल में ये सब राफ्तेलिया जैसी स्लेव के लिए था ही नहीं, ये बस एक मतलबी राजा और उसकी घमंडी बेटी की एक साजिश थी। ये सब सोचकर नाफूमी के अंदर का गुस्सा बढ़ चुका था और एक अजीब सी डार्क मिस्ट यानी धुंध नाफूमी के शील्ड से निकलने लगती है। वो बोलता है कि वो नहीं चाहता था कि वो यहाँ आए और इन सब का हीरो बने, ये सब तुम लोगों ने करने पर मजबूर किया। वो नहीं चाहता था कि वो शील्ड हीरो बने या जो भी उसके हाथों में है वो उसे मिले, और वैसे भी ये सब हो क्यों रहा है, उसने तो किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ा, तो क्यों ये राजा, ये प्रिंसेस, ये लोग उसके साथ इतना बुरा कर रहे हैं। लेकिन
लेकिन नाओफुमी की दिक्कत और बढ़ाते हुए एक मिनिस्टर बोलता है कि मोतेयाशु ने राफ्टेलिया को आजाद कर दिया है और सारी जनता शील्ड हीरो को फिर से भला बुरा बोलने लगती है। उसे क्रिमिनल, रेपिस्ट, पता नहीं क्या क्या बोले जा रही थी। लोग उसे वहां से निकालने को बोल रहे थे, लेकिन अब बहुत हो गया था। एक ताकतवर, बुरी, गुस्से से भरी एनर्जी नाओफुमी पर हावी होने लगी थी और वो अपने पैरों और हाथों के बल गिर जाता है। वो खुद को कमजोर होते हुए देख रहा था क्योंकि वो राफ्टेलिया को नहीं बचा पा रहा था, जिसका स्लेव मार्क जबरदस्ती हटाया जा रहा था। नाओफुमी शील्ड की रेज में यानी गुस्से में राफ्टेलिया को उसके बच्चे वाले ही फॉर्म में देख पा रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो उसे भी मायने की तरह छोड़ देगी। रोते हुए नाओफुमी कोशिश करने लगता है शील्ड को अपने हाथों से हटाने का, लेकिन वो हटने के बाद भी वापस उसके हाथों पर आ जाती थी और अपने सबसे बुरे वक्त में वो हार मान चुका था कि अब ये बहुत हो गया। वो इसमें से कुछ भी नहीं चाहता। वो चाहता है तो इस दुनिया की बर्बादी और इन सारे धोखेबाजों की मौत। और अपने गुस्से के भ्रम में, नेगेटिव इमोशन में वो शील्ड के कर्ज सीरीज को अनलॉक कर देता है। अपने गुस्से में वो बिल्कुल ध्यान नहीं देता और सबको अपना दुश्मन मान चुका था, यहाँ तक कि राफ्टेलिया को भी। तभी एक तेज आवाज आती है जिसमें मोतोयाशु पीछे हो जाता है और एक शानदार लाल निशान उसके लेफ्ट गालों पर छप गया था, जो कि आजाद हुई राफ्टेलिया के हाथों का था। सारे लोग, किंग, सब हैरान हो चुके थे। राफ्टेलिया मोतोयाशु को एक चीटर बोलती है, जिस पर मायनी चिल्लाती है कि ये क्या कर रही हो, लेकिन राफ्टेलिया इग्नोर मार देती है। वो मोतोयाशु को मतलबी बोलती है क्योंकि वो ये सब अपने मतलब के लिए कर रहा है और वैसे भी वो आजाद होना ही नहीं चाहती थी, जिससे स्पीयर हीरो और राफ्टेलिया में एक बहस छिड़ जाती है। सब हैरान थे, पर सबसे ज्यादा हैरान था मोतोयाशु यानी स्पीयर हीरो, जो कि बस अपनी फैंटेसी वर्ल्ड बनाकर अपने मतलब के लिए अपने कामों को एक महान काम की तरह दिखा रहा था। ये बातें सुनकर मोतोयाशु बोलता है कि वो तो बस आजाद करना चाह रहा था क्योंकि वो एक स्लेव है और नाओफुमी उसे परेशान या गलत उससे काम करवाता होगा। लेकिन राफ्टेलिया बोलती है कि अगर उसे ऐसा लग रहा था तो उसे इसके बारे में इन्वेस्टिगेट करना चाहिए था। उसे डायरेक्ट पूछना चाहिए था कि उसका रिश्ता क्या है नाओफुमी के साथ, ना कि किसी की बातों में आकर ये सब करना। और वैसे भी उसे कुछ भी नहीं पता है नाओफुमी के कैरेक्टर के बारे में। वो जब से उसकी स्लेव बनी है, नाओफुमी ने कभी भी उसे गलत तरीके से ट्रीट नहीं किया है। उल्टा उसने कभी कुछ ऑर्डर फोर्सफुली दिए ही नहीं, सिवाय उसके लड़ने के अलावा। मोतोयाशु अपने स्पीयर को ग्राउंड में मार कर बोलता है कि यही तो दिक्कत है, कोई भी किसी को लड़ने के लिए फोर्स नहीं कर सकता। लेकिन ये बातें भी उसकी शान की तरह झूठी थीं। वो अपने मतलब के लिए, वो बस राफ्टेलिया को पाना चाहता था। राफ्टेलिया बोलती है कि वैसे तुम लोग भी तो अपनी मर्जी के खिलाफ ही लड़ रहे हो ना, और वैसे भी नाओफुमी इस लड़ाई में पड़ना ही नहीं चाहता था, लेकिन राजा और तुम लोगों ने उसे फोर्स किया लड़ने के लिए। और वो बोलती है कि शील्ड हीरो लड़ नहीं सकता क्योंकि उसकी शील्ड उसे हथियार यूज करने नहीं देती, और अगर उसे बचना है तो उसे किसी की मदद चाहिए। हालांकि मोतोयाशु ये मानने को तैयार ही नहीं था और बोलता है कि तुम्हें लड़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो खराब है, वो बहुत बुरा इंसान है, वो बस तुम्हारा फायदा उठा रहा है और जब उसका काम हो जाएगा वो तुम्हें छोड़ देगा। राफ्टेलिया उसे बोलती है कि पहली बात, जब कुछ पता ना हुआ करे मुंह मत खोला करो। और ये एक धमकी थी स्पीयर हीरो के लिए, और वो उसकी आंखों में देखकर गुस्से में बोलती है कि जिस दिन से नाओफुमी ने उसे खरीदा है वो मुझे कभी भी बुरी तरीके से ट्रीट नहीं करता, ना कि इस राज्य की तरह कि जो लोग यहाँ पर मानते हैं कि डेमी ह्यूमंस यानी आधे इंसान स्लेव्स की जिंदगी ही जीने के लिए बने हैं। नाओफुमी ने उसका ध्यान रखा है, उसे प्रोटेक्ट किया है और बदले में वो भी उसे प्रोटेक्ट करेगी। ये सुनकर मोतोयाशु की फट गई थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। नाओफुमी तो बुरा है ना, वो ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन ये पागल मोतोयाशु मानने को तैयार ही नहीं था और फिर से बोलता है कि ये सच नहीं हो सकता, क्या सबूत है इसका। राफ्टेलिया चिल्लाती है, कभी तुमने मौका दिया नाओफुमी को सबूत देने का या बोलने का। और अब स्पीयर हीरो की स्पीयर टूट रही थी। राफ्टेलिया एक के बाद एक बातें गिनवाती है कि कैसे शील्ड हीरो ने सेकेंड वेव में विलेजर्स की मदद की और क्या क्या उसके लिए किया। भले ही वो गरीब था, पैसे कम थे, कोई सपोर्ट नहीं था, लेकिन उसने एक बीमार डेमी ह्यूमन स्लेव की मौत से उसे बचाया, उसे खाना खिलाया, कपड़े लिए, दवाई दी और लड़ने के काबिल बनाया। क्या किसी भी हीरो ने ये किया? और क्या स्पीयर हीरो ये कर सकता है? मोतोयाशु बोलता है कि हाँ शायद। राफ्टेलिया जवाब देती है, तो फिर तुम्हारे भी ग्रुप में मुझे एक स्लेव दिखनी चाहिए थी। इसे सुनकर बहस खत्म हो जाती है। अब ये इल्जाम कि वो स्लेव है या नहीं ये तो खत्म हो चुका था, क्योंकि भले ही वो स्लेव हो या आजाद, राफ्टेलिया तो नाओफुमी की ही थी। लेकिन ये सब लोग देखकर हैरान हो चुके थे और अब इतना सच सुनकर तो पब्लिक के भड़कने के चांसेस थे। तो राजा हो चाहे उनका फेवरेट स्पीयर हीरो, सब शांत थे। बेइज्जती अच्छी खासी हो चुकी थी इस पूरे राज्य की, लेकिन और ना बिगड़े तो वो लोग चुप थे। मोतोयाशु कोशिश करता है फिर से, लेकिन प्रिंसेस मायनी उसे रोक लेती है और गुस्से में राफ्टेलिया को शांत
बंद करती है कि तुम जैसे छोटे लोग बहुत ज्यादा बोल रहे हो आज। जिसे सुनकर इन बातों से पता चलता है कि उसे कभी डेमी ह्यूमंस की कोई चिंता थी ही नहीं और गुस्से में वो जैसे ही राफ्टेलिया के ऊपर हाथ उठाने वाली थी, लेकिन तभी एक आदमी ऑडियंस में से उसे रोक लेता है। दो लोग ग्राउंड में एंट्री मारते हैं और वो थे रेन और इत्सुकी, यानी बो और शॉर्ट हीरो। सब हैरान थे कि ये हो क्या रहा है, लेकिन वो क्लेम करते हैं कि माइनी ने फाइट के बीच में मैजिक से अटैक किया था, जो कि एक चीटिंग है। जिसे सुनकर माइनी गुस्सा होती है और मोतेयाशु हैरान, लेकिन रेन बोलता है कि स्पेयर हीरो हार चुका था। जिसे सुनकर मोतेयाशु अपनी गर्लफ्रेंड माइनी की तरफ देखता है। प्यार से मुस्कुराते हुए प्रिंसेस बो और शॉर्ट हीरो को गलत बोलने लगती है और बोलती है कि अगर ऐसा होता तो किसी ने तो देखा होता। जिस पर इत्सुकी बोलता है देखा तो सभी ने था, लेकिन तुम्हारे पापा किंग मेलोमैक की वजह से कोई भी बोल नहीं रहा है। रेन इसे सुनकर रॉयल फैमिली को घटिया समझने लगा था, जो कि अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करती है। अब राजा चाहकर भी हीरोज की आंखों में आंखें डालकर नहीं देख पा रहा था। अब सारा पर्दा फाश हो चुका था। मोतोयाशु का भी भरोसा प्रिंसेस से हटने लगा था। तभी राफ्टेलिया शांति से शील्ड हीरो की तरफ बढ़ती है। दुखी हुआ नाओफुमी ने अपने गुस्से में कुछ भी बातें आसपास की नहीं सुनी थी कि राफ्टेलिया ने उसे बचाने के लिए क्या क्या बोला, और वो जैसे ही उसे संभालने के लिए बढ़ती है, नाओफुमी मना करता है कि मेरे पास मत आओ। वो भी बाकी सभी लोगों जैसी है, उसे धोखा देने आई है और शायद उस पर वो हंस रही होगी। राफ्टेलिया बोलती है कि मैंने सब सुना था, मैंने इन अफवाहों के बारे में पहले ही सुना था, लेकिन मैंने कभी माना नहीं कि नाओफुमी ऐसा कुछ भी कर सकता है। लेकिन गुस्से में नाओफुमी बोलता है कि उसने ये नहीं किया। वो भले ही कितना भी बोले, ये लोग मानने को तैयार ही नहीं है। नाओफुमी के बार बार धक्का देने पर भी राफ्टेलिया उसके पास जा रही थी। नाओफुमी बोलता है कि वो अब आजाद है, तो अब यहाँ पर क्या करने आई है। लेकिन कर्स सीरीज के असर की वजह से नाओफुमी को राफ्टेलिया बच्ची ही लग रही थी और वो समझ ही नहीं पा रहा था कि वो उसे संभालना चाहती है, और उसे लगता है कि प्रिंसेस माइनी ने उसे यहाँ पर धोखा देने के लिए बेचा है। नाओफुमी गुस्से में शील्ड हटाने की कोशिश करता है, लेकिन राफ्टेलिया उस पर हाथ रखकर बोलती है कि इस शील्ड ने ना जाने कितनी बार मेरी जान बचाई है और इस वेव के अटैक में कई लोगों को भी बचाया है। लेकिन नाओफुमी बोलता है कि वो एक अच्छा इंसान नहीं है। उसने शुरुआत में राफ्टेलिया को एक वेपन की तरह माना था, लेकिन फिर भी राफ्टेलिया बोलती है कि जान तो मेरी बच गई ना उस स्लेव वाली जिंदगी से। और इसी दौरान राफ्टेलिया उसे गले लगाकर बोलती है कि कोई फर्क नहीं पड़ता कोई क्या कहता है। वो जानती है कि वो इस पूरे राज्य में सबसे अच्छा है, वो कभी भी उसका साथ नहीं छोड़ेगी, फिर चाहे कोई भी कुछ भी कहे। वो शील्ड हीरो के बारे में कभी भी बुरा नहीं सुन सकती। वो हमेशा उसके साथ रहेगी। जिस इंसान ने उसकी जान बचाई, उसे जीने का पर्पस दिया। और ये सुनकर नाओफुमी रोने लगता है, क्योंकि आखिरकार उसे कोई ऐसा मिल गया था जिस पर वो भरोसा करता है। लेकिन ये सब देख कर भी धोखेबाज जरा भी नहीं पिघले थे। लेकिन पूरे राज्य ने ये सब देख लिया था और अब यहाँ पर उन्हें कोई अलग नहीं कर सकता था। लेकिन सबके जाने के बाद भी स्पेयर हीरो मोतोयाशु खुद को यही झूठ बोल कर समझा रहा था कि वो गलत नहीं है, बुरा तो नाओफुमी है, और इतनी सुंदर लड़की उसके पास कैसे हो सकती है। शायद उसे ब्रेन वॉश किया होगा नाओफुमी ने। लेकिन रेन और इत्सुकी बोलते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। उन दोनों को देखो, तुम्हें जरा भी नहीं समझ आ रहा कि ये लोग एक दूसरे के लिए बने हैं। नाओफुमी रोते हुए राफ्टेलिया की गोद में सो जाता है, जिससे पूरी रात राफ्टेलिया अपनी गोद में संभाले हुए थी। सारी रात खत्म होने के बाद नाओफुमी की जब आंख खुलती है तो अगली सुबह होने वाली थी। नाओफुमी उठकर देखता है तो अब उसे राफ्टेलिया एडल्ट दिख रही थी, क्योंकि उसकी कर्स सीरीज हट चुकी थी। और तभी राफ्टेलिया समझाती है कि डेमी ह्यूमंस के पास एक अलग सी फिजिकल एबिलिटी होती है, जिससे उनकी एज उनके लेवल के हिसाब से बढ़ जाती है, और यही उनमें से एक रीजन है कि राज्य के लोग उन्हें क्यों नहीं पसंद करते। थोड़ी देर बाद राफ्टेलिया नाओफुमी को सैंडविच देती है, जो कि रात की पार्टी के बचे हुए खाने से उसने बनाया था। इतने एफर्ट देखकर शील्ड हीरो उसकी एक बाइट लेता है, जिस पर उसे हैरानी होती है कि इतने दिनों बाद अब जाकर उसे खाने का टेस्ट आ रहा है। जिसे सुनकर राफ्टेलिया खुश होती है और अब से उसके लिए खाना बनाने के लिए बोलती है, जिसे सुनकर नाओफुमी इतने दिनों बाद पहली बार मुस्कुराता है।